दोस्तों सोचिए, आपके पड़ोस में एक फैमिली रहती है। उनके घर का इकलौता कमाने वाला बंदा अचानक एक एक्सीडेंट में चला जाता है। घर चलाने वाला पैसा रातों रात खत्म। बच्चों की फीस, ईएमआई, राशन, सब कुछ रुक जाता है। ये डर हर इंसान के अंदर बैठा है और यही डर एक पूरी इंडस्ट्री की नींव है। मिलिए सुनील से। सुनील एक 35 साल का प्राइवेट जॉब वाला बंदा है। उसे पता है कि कल उसके साथ कुछ भी हो सकता है, पर वो कल के लिए आज से लाखों रुपए अलग करके नहीं रख सकता। तो वो क्या करता है? वो हर महीने 2000 रुपए एक इंश्योरेंस कंपनी को देता है। बदले में कंपनी वादा करती है कि अगर कल कुछ बुरा हुआ तो वो सुनील की फैमिली को 50 लाख रुपए देगी। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये है रिस्क पूलिंग। सुनील अकेला इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता, पर जब लाखों सुनील मिलकर एक कंपनी को छोटी छोटी किस्त देते हैं तो कंपनी के पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि जिस किसी एक की किस्मत खराब हो उसे पूरा भुगतान किया जा सके। इकोनॉमिस्ट इसे कहते हैं पूलिंग ऑफ रिस्क। हर कोई थोड़ा थोड़ा रिस्क कंपनी को बेच देता है और कंपनी उस रिस्क को हजारों लोगों में बांट देती है। पर अब सवाल यह है कि कंपनी को कैसे पता चले कि सुनील को 2000 रुपए चार्ज करने हैं और उसके बगल वाले रमेश को, जो रोज सिगरेट पीता है और बाइक तेज चलाता है, उससे ज्यादा पैसे लेने हैं। इसके लिए कंपनी के पास होते हैं एक्चुअरीज। ये वो लोग हैं जो प्योर मैथ और स्टैटिस्टिक्स से कैलकुलेट करते हैं कि किस उम्र, किस लाइफस्टाइल, किस मेडिकल हिस्ट्री वाले इंसान के मरने या बीमार पड़ने का चांस कितना है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रीमियम। यही वजह है कि 60 साल के बंदे का हेल्थ इंश्योरेंस 25 साल के बंदे से कई गुना महंगा पड़ता है। पर यहीं से शुरू होती है इस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिसे कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन। कंपनी को आपकी पूरी सच्चाई कभी पता नहीं चलती। मान लीजिए किसी को पहले से हार्ट की बीमारी है, पर वो पॉलिसी लेते वक्त यह बात छुपा लेता है। उसे पता है कि आने वाले सालों में उसे बड़ा क्लेम करना पड़ेगा, इसलिए वो जल्दी से पॉलिसी खरीद लेता है। दूसरी तरफ एक बिल्कुल हेल्दी 22 साल का लड़का सोचता है, मुझे तो कुछ होना ही नहीं, इंश्योरेंस लेकर क्या फायदा। नतीजा यह होता है कि ज्यादातर बीमार और रिस्क वाले लोग ही पॉलिसी खरीदते हैं और हेल्दी लोग बाहर रह जाते हैं। जब पूल में ज्यादातर हाई रिस्क लोग ही बचते हैं तो कंपनी को प्रीमियम बढ़ाना पड़ता है, जिससे बचे खुचे हेल्दी लोग भी बाहर निकल जाते हैं। यह एक डेथ स्पाइरल है जो पूरे इंश्योरेंस मार्केट को तोड़ सकता है। इसीलिए कंपनियां मेडिकल टेस्ट, फॉर्म में 100 सवाल और वेटिंग पीरियड जैसी चीजें लगाती हैं ताकि वो आपकी असली सच्चाई का अंदाजा लगा सकें। पर प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। एक बार जब आपके पास इंश्योरेंस आ जाता है तो इंसान का बिहेवियर बदल जाता है। इसे कहते हैं मॉरल हैजर्ड। सोचिए, जिस बंदे की गाड़ी का इंश्योरेंस है वो थोड़ा कम सावधानी से गाड़ी चलाएगा, क्योंकि उसे पता है नुकसान हुआ तो कंपनी भर देगी। जिस बंदे का हेल्थ इंश्योरेंस है वो शायद ज्यादा टेस्ट, ज्यादा डॉक्टर विजिट करवाएगा, क्योंकि पैसा उसकी जेब से नहीं जा रहा। यही वजह है कि इंश्योरेंस कंपनियां कोपे और डिडक्टिबल जैसी चीजें लगाती हैं, यानी क्लेम का कुछ हिस्सा आपको खुद भरना पड़े ताकि आप जिम्मेदार बने रहें। तो अगली बार जब आपका एजेंट आपको पॉलिसी बेचने आए, समझ लीजिए कि आप कोई चैरिटी नहीं खरीद रहे, आप एक कैलकुलेटेड मैथमेटिकल बेट खेल रहे हैं, जहां कंपनी हमेशा नंबर्स के साइड में खड़ी होती है। और यही वजह है कि हर बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की बिल्डिंग हर बड़े शहर की सबसे महंगी जमीन पर बनी होती है। अब जरा इस रिस्क वाली दुनिया से बाहर निकलते हैं और चलते हैं उस दुनिया में जहां कंपनियां आपस में लड़ती नहीं, बल्कि आपको लूटने के लिए साथ मिल जाती हैं। मिलिए फिर से रवि से। रवि को एक नया सिम कार्ड लेना है। उसके शहर में सिर्फ 2 टेलीकॉम कंपनियां बची हैं। दोनों के प्लान लगभग एक जैसे महंगे हैं। रवि को लगता है कि उसके पास चॉइस है, पर असलियत में उसके पास कोई चॉइस नहीं है। इसे कहते हैं ओलिगोपॉली, यानी बहुत कम सेलर्स का पूरे मार्केट पर कंट्रोल। जब मार्केट में सिर्फ 2 या 3 बड़े खिलाड़ी बचते हैं तो उनके लिए आपस में लड़कर प्राइस गिराने से बेहतर होता है कि वो चुपचाप बिना किसी लिखित एग्रीमेंट के एक जैसे प्राइस रखें। इसे कहते हैं टैसिट कोलूजन। कोई मीटिंग नहीं होती, कोई कागज साइन नहीं होता, पर दोनों कंपनियां जानती हैं कि प्राइस वॉर में दोनों का नुकसान है, तो चुपचाप दोनों प्राइस ऊंचे रखते हैं। यहीं पर एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट आता है जिसे गणितज्ञ जॉन नैश ने डिस्कवर किया था और जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला।
इसे कहते हैं गेम थ्योरी और इसका सबसे मशहूर उदाहरण है प्रिजनर्स डिलेमा। सोचिए, दो कैदियों को अलग अलग कमरों में रखा गया है। पुलिस दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों चुप रहोगे तो दोनों को हल्की सजा मिलेगी। पर अगर एक ने दूसरे के खिलाफ गवाही दे दी तो गवाही देने वाला छूट जाएगा और दूसरे को भारी सजा मिलेगी। दोनों कैदी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को बेच देते हैं और नतीजा दोनों के लिए बुरा होता है। जबकि अगर वो साथ में प्लान कर पाते तो दोनों का भला होता। बिजनेस की दुनिया में भी यही खेल चलता है। दो कंपनियां एक दूसरे पर भरोसा करके प्राइस ऊंचे रख सकती हैं या फिर एक दूसरे को धोखा देकर प्राइस गिरा सकती हैं। ज्यादातर बड़े बिजनेस डिसीजन इसी गणित पर टिके होते हैं। अब मान लीजिए अमित एक नई फैक्ट्री लगाता है जो कपड़े रंगने का काम करती है। फैक्ट्री का प्रॉफिट बढ़ता है, अमित खुश है, उसके शेयर होल्डर्स खुश हैं। पर फैक्ट्री का गंदा पानी बगल की नदी में जा रहा है। उस नदी के किनारे रहने वाले किसानों की फसल खराब हो रही है, गांव के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। यहां जो नुकसान हो रहा है उसकी कोई कीमत अमित नहीं चुका रहा। इकोनॉमिस्ट इसे कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, यानी एक ऐसा नुकसान जो ट्रांजैक्शन में शामिल न होने वाले तीसरे इंसान को झेलना पड़े। मार्केट अपने आप इस नुकसान की कीमत कभी नहीं लगाता, क्योंकि प्रदूषण फैलाने वाले के लिए मुफ्त में हवा और पानी गंदा करना सबसे सस्ता ऑप्शन है। इसीलिए सरकारें कार्बन टैक्स, पॉल्यूशन फाइन और एनवायरनमेंट क्लियरेंस जैसे नियम बनाती हैं, ताकि कंपनियों को उस नुकसान की असली कीमत चुकानी पड़े जो वो समाज पर डाल रही हैं। इसका उल्टा भी होता है, जिसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। जैसे अगर मीना अपने घर के बाहर एक खूबसूरत बगीचा लगाए तो पूरे मोहल्ले की जमीन की कीमत बढ़ जाती है, बिना किसी और के कुछ किए। अब बात करते हैं उन चीजों की जो कोई प्राइवेट कंपनी बनाना ही नहीं चाहती। सोचिए, एक स्ट्रीट लाइट एक बार लग जाए तो पूरी गली के लोग उसकी रोशनी में फायदा उठा सकते हैं, चाहे उन्होंने उसके लिए पैसे दिए हों या नहीं। कोई भी प्राइवेट कंपनी स्ट्रीट लाइट बेचने का बिजनेस नहीं करेगी, क्योंकि जो पैसे नहीं देगा उसे भी रोशनी मिल ही जाएगी। इसे कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम, और स्ट्रीट लाइट जैसी चीजों को कहते हैं पब्लिक गुड्स, यानी वो चीजें जो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलवस होती हैं। यही वजह है कि सड़कें, नेशनल डिफेंस, स्ट्रीट लाइट्स जैसी चीजें प्राइवेट मार्केट नहीं बनाता, सरकार को टैक्स के पैसे से बनानी पड़ती हैं। अगर सरकार यह काम न करे तो हर कोई दूसरे के भरोसे बैठा रहेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। अब चलिए फिर से रवि की जिंदगी में लौटते हैं, पर इस बार कॉलेज के जमाने में। रवि और उसका दोस्त दोनों ही स्मार्ट हैं, दोनों में स्किल बराबर है। पर रवि ने एक महंगे प्राइवेट कॉलेज से एमबीए की डिग्री ली है और उसके दोस्त ने कोई डिग्री नहीं ली। जब दोनों इंटरव्यू देने जाते हैं, कंपनी रवि को ज्यादा सैलरी ऑफर करती है, भले ही दोनों की स्किल एक जैसी हो। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास रवि की असली काबिलियत जांचने का कोई तरीका नहीं है। वो सिर्फ इतना देख सकती है कि रवि ने एक कठिन, महंगा एमबीए पास किया है। इकोनॉमिस्ट माइकल स्पेंस ने इसे सिग्नलिंग थ्योरी कहा, जिसके लिए उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला। डिग्री का असली काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि दुनिया को यह सिग्नल देना है कि आप इतनी मेहनत, इतना पैसा और इतना टाइम झेल सकते हैं। यही वजह है कि लोग सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे कॉलेज के नाम के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। अब आते हैं इकोनॉमी के उस हिस्से पर जो हर साल न्यूज़ चैनल्स पर सबसे ज्यादा डराता है, यानी बिजनेस साइकिल। इकोनॉमी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, यह हमेशा एक वेव की तरह ऊपर नीचे होती रिलेट्स है। जब लोग ज्यादा खर्च करते हैं, कंपनियां ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं, नई नौकरियां बनती हैं, तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक बूम। इस दौर में हर तरफ ऑप्टिमिज्म होता है, लोग ज्यादा लोन लेते हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर भागता है। पर यह पार्टी हमेशा नहीं चलती। एक पॉइंट पर आकर लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ज्यादा उधार ले लेते हैं, और जब यह कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है तो अचानक सब कुछ उल्टा घूम जाता है। कंपनियां प्रोडक्शन कम कर देती हैं, लोग नौकरी से निकाले जाते हैं, लोग खर्च करना बंद कर देते हैं। इसे कहते हैं रिसेशन।
जब लगातार 2 क्वार्टर तक जीडीपी गिरती रहे, टेक्निकली उसे रिसेशन कहा जाता है। 2008 में अमेरिका में यही हुआ था, जब बैंकों ने ऐसे लोगों को भी घर के लोन दे दिए जो कभी वो लोन चुका ही नहीं सकते थे। जब यह लोन डूबे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। इसी थ्योरी को समझाने के लिए इकोनॉमिस्ट हाइमन मिन्स्की ने कहा था कि स्टेबिलिटी खुद इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है, यानी जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तभी लोग सबसे ज्यादा रिस्की डिसीजन लेते हैं और वहीं से अगला क्रैश जन्म लेता है। जब रिसेशन आता है तो सबसे पहले चोट पड़ती है नौकरियों पर बेरोजगारी भी एक जैसी नहीं होती। अगर अमित की कंपनी बंद हो गई और वो नई जॉब ढूंढ रहा है तो इसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी टेम्परेरी गैप। अगर किसी शहर में सारी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद हो गईं क्योंकि अब सारा कपड़ा बांग्लादेश से सस्ता आ रहा है और वहां के मजदूरों के पास नई इंडस्ट्री की स्किल ही नहीं है, तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो सबसे खतरनाक है क्योंकि ये अपने आप ठीक नहीं होता। और अगर रिसेशन की वजह से पूरी इकोनॉमी में डिमांड ही गिर गई है तो इसे कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सरकारें इसीलिए रिसेशन के वक्त इंटरेस्ट रेट घटाती हैं और खुद ज़्यादा खर्च करती हैं ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और डिमांड फिर से खड़ी हो जाए। इसी सोच को कीन्सियन इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसे इकोनॉमिस्ट जॉन मिनार्ड केन्स ने दुनिया को सिखाया था। अब बात करते हैं उस सपने की जो हर मिडिल क्लास इंडियन देखता है, अपना घर। अमित शादी करने वाला है और उसे लगता है कि अपना एक फ्लैट होना चाहिए। बैंक उसे 20 साल का होम लोन ऑफर करता है। ईएमआई देखकर अमित को लगता है कि ये अफोर्डेबल है, पर यहां एक चीज छुपी होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट। शुरुआती सालों में अमित की ज्यादातर ईएमआई सिर्फ इंटरेस्ट में जाती है, प्रिंसिपल बहुत धीरे धीरे कम होता है। 20 साल में अमित बैंक को अपने घर की असली कीमत से लगभग दोगुना पैसा चुका देता है। दूसरी तरफ रियल एस्टेट की कीमतें अक्सर इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि घर बनाने में असल में कितना खर्च आया, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती हैं कि लोग कितना पैसा उधार लेकर उस जमीन पर खर्च करने को तैयार हैं। जब बैंक आसानी से लोन बांटते हैं, जमीन की कीमतें आसमान छूती हैं, और जब लोन महंगे हो जाते हैं, वही मार्केट ठंडा पड़ जाता है। यही खेल अमेरिका के 2008 वाले हाउसिंग क्रैश के पीछे भी था। चलिए अब चलते हैं शेयर बाजार की सबसे खतरनाक जगह पर, जहां लॉजिक नहीं, सिर्फ भीड़ चलती है। मिलिए दोबारा रवि से। रवि ने एक स्टॉक के बारे में सुना कि उसका प्राइस पिछले 1 महीने में 3 गुना हो गया है। उसके दोस्त उस स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, टीवी पर एक्सपर्ट उसकी तारीफ कर रहे हैं। रवि को डर लगता है कि अगर उसने अभी नहीं खरीदा तो वो मौका मिस कर देगा। इस डर को कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, और यही वो इमोशन है जो हर बबल के पीछे काम करता है। लोग स्टॉक इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि कंपनी अच्छी है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कोई और उनसे ज्यादा कीमत पर वो स्टॉक खरीद लेगा। इसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं ग्रेटर फूल थ्योरी। ये तब तक चलता है जब तक बाजार में नए खरीदार आते रहें। जिस दिन खरीदार खत्म हो जाते हैं, बबल फूट जाता है और सबसे आखिर में आने वाले लोग सबसे ज्यादा पैसा गंवाते हैं। टुलिप मेनिया से लेकर .com बबल तक इतिहास में यह कहानी बार बार दोहराई गई है, सिर्फ प्रोडक्ट का नाम बदलता रहता है। अब बात करते हैं आज के दौर के सबसे चमकते खेल की, स्टार्टअप्स की दुनिया। अमित एक ऐप बनाता है जो लोगों को फ्री में खाना डिलीवर करने का वादा करता है ताकि जल्दी से जल्दी यूजर्स जुड़ें। हर ऑर्डर पर कंपनी असल में पैसा गंवा रही है, पर अमित के पास वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा है जो उसे बता रहे हैं कि अभी प्रॉफिट की चिंता मत करो, पहले मार्केट शेयर पकड़ो। इसे कहते हैं बर्न रेट स्ट्रैटेजी। आइडिया यह है कि जब बाकी सारे कॉम्पिटिटर पैसे की कमी से बाहर हो जाएंगे, तब अमित की कंपनी अकेली बचेगी और तभी वो प्राइस बढ़ाकर असली प्रॉफिट कमाएगी। ये पूरी स्ट्रैटेजी एक जुए की तरह है, जहां हर स्टार्टअप को उम्मीद है कि वही अगला मोनोपोली बनेगा, पर हकीकत में सैकड़ों स्टार्टअप्स में से मुश्किल से 1 या 2 ही आखिर तक टिक पाते हैं। बाकी सबका पैसा वेंचर कैपिटलिस्ट का डूब जाता है और उनकी जगह पर कोई नया अमित नई कंपनी लेकर आ जाता है। अब चलिए बात करते हैं उस चीज की जिससे आज पूरी दुनिया डर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद है हमने कहा था, लेबर मार्केट में आपकी सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको रिप्लेस करना कितना आसान है।
अब सोचिए, अगर एआई किसी काम को इंसान से 100 गुना तेज और लगभग मुफ्त में कर सकता है। इकोनॉमिस्ट इसे तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। इतिहास में जब भी नई टेक्नोलॉजी आई है, कुछ नौकरियां खत्म हुई हैं, पर उनकी जगह नई नौकरियां भी बनी हैं। जब ट्रैक्टर आया, खेतों में काम करने वाले मजदूर फैक्ट्रियों में चले गए। पर इस बार सवाल यह है कि क्या एआई इतनी तेजी से बदल रहा है कि इंसान के पास नई स्किल सीखने का टाइम ही ना बचे? जो लोग एआई के साथ काम करना सीख लेंगे, वो अपनी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ा लेंगे। जो लोग एआई को इग्नोर करेंगे, वो उन मजदूरों की तरह हो जाएंगे जो ट्रैक्टर आने के बाद भी हल पकड़े खड़े रह गए। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के सबसे इमोशनल और सबसे कड़वे सवाल पर। अगर मार्केट, ट्रेड और इंश्योरेंस सब कुछ इतना लॉजिकल है, तो दुनिया में कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं और बाकी लोग जिंदगी भर गरीब क्यों रह जाते हैं? इसे मापने के लिए इकोनॉमिस्ट एक नंबर यूज करते हैं जिसे गिनी कोएफिशिएंट कहते हैं। यह एक ऐसा स्केल है जो 0 से 1 के बीच बताता है कि किसी देश में पैसा कितना बराबर बटा है। अगर गिनी कोएफिशिएंट 0 है तो हर इंसान के पास बराबर पैसा है। अगर यह 1 के करीब है तो एक ही इंसान के पास लगभग सारा पैसा है और बाकी सबके पास कुछ नहीं। दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों का गिनी कोएफिशिएंट पिछले कुछ दशकों में लगातार बढ़ रहा है, यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी ने अपनी किताब कैपिटल इन द 21st सेंचुरी में एक सीधा सा फॉर्मूला दिया। जब पैसे पर मिलने वाला रिटर्न, यानी स्टॉक्स, प्रॉपर्टी और बिजनेस से होने वाली कमाई मेहनत करके कमाई जाने वाली सैलरी से तेजी से बढ़ता है, तो जिनके पास पहले से पैसा है वो और अमीर होते जाते हैं, और जो सिर्फ मेहनत बेच रहे हैं वो पीछे रह जाते हैं। सीधी भाषा में कहें तो पैसा पैसे को कमाता है तेजी से, मेहनत पैसे को कमाती है धीरे धीरे।